माय टॉपिक सिम्पटम ऑफ मलेरिया। एक्चुअली में कल के लेक्चर में मैं डिस्कस किया था कि मलेरिया के लाइफ साइकिल कैसे अपने मलेरिया जो होता है हमारे बॉडी में एक हॉस्ट से दूसरे हॉस्ट में कैसे कंप्लीट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सिम्पटम के आधार पे आपको बताऊंगा कि कैसे इसके क्या लक्षण होते हैं अलग अलग स्पेसीज के। तो चलिए हम आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इसका सिम्पटम क्या होता है, लक्षण क्या होता है। अगर हमें मलेरिया से हम ग्रसित हैं तो हमें लक्षण पता होना चाहिए ना। तो इस लक्षण को क्या क्या लक्षण आता है जनरली मलेरिया के केसेस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें मलेरिया हुआ है कि टाइफाइड हुआ है कि कौन सा बुखार हुआ है। तो मलेरिया के कुछ सिम्पटम जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, जो अन्य बुखार में वो सिम्पटम नहीं आते हैं। कुछ ऐसे सिम्पटम होते हैं जो सभी फीवर से क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। सभी इन्फेक्शनल पैरासाइट से क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। लेकिन कुछ मलेरिया के ऐसे सिम्पटम होते हैं जो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। वो केवल उसी मलेरिया के केसेस में, उसी इन्फेक्शन के केसेस में वो दिखाई देता है। तो उसी सिम्पटम को हमें इस वीडियो के माध्यम से जानना है कि मलेरिया के केसेस में कौन से सिम्पटम फिक्स होते हैं जो अन्य इन्फेक्शन के दौरान नहीं दिखते। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साफ साफ लिखा है, सिम्पटम ऑफ मलेरिया इंक्लूडेड फीवर। क्या आएगा, फीवर। तो फीवर तो आपको पता है कि किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी पैरासाइट के इन्फेक्शन के दौरान सबसे पहले आपको क्या आता है, फीवर आता है। तो आप इस फीवर को देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि इसको मलेरिया है कि टाइफाइड है कि वायरल फीवर है, ये तो नहीं बता सकते हैं ना। तो इसका जनरली जो सिम्पटम होता है, आपको फीवर आएगा, शिवरिंग। हाँ, ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपका शिवरिंग का मतलब क्या होता है, कपकपी। मलेरिया के केसेस में बुखार तो आएगा लेकिन साथ में आपको कपकपी भी आएगा, शिवरिंग भी आएगा। आपका जो शरीर होगा ठंड के कांपने लगेगा, ऐसे आपको ठंडा टाइप महसूस होगा। नेक्स्ट जो आपका सिम्पटम होगा, ज्वाइंट क्या होंगे, पेन होंगे। ज्वाइंट क्या होंगे, पेन होंगे। आपकी जो ज्वाइंट होगी, आपके बॉडी में डिफरेंट ज्वाइंट होती है, वो सब ज्वाइंट क्या करेगी, दर्द करेगी ना। ज्वाइंट क्या करेगी, दर्द करेगी। अगला अगर हम सिम्पटम बात करते हैं तो वोमिटिंग। क्या है, वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, उल्टी आना। तो ये मलेरिया के केसेस में वोमिटिंग आता है। और साथ में आप एक किसकी बीमारी का कारण बन जाते हैं, एनीमिया का। एनीमिया में क्या था, एनीमिया में आपका जब HB का लेवल 10 ग्राम पर DL से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसी को हम एनीमिया बोलते थे ना। एनीमिया का रीजन कई था ना, आपको बहुत सारे मैंने लेक्चर के माध्यम से डिस्कस किया था। और उस लेक्चर में हम आपको बताए भी थे कि एनीमिया कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से एनीमिया किसके अंतर्गत आता है। ये सारा वीडियो हम आपके पीछे मैंने अपलोड किया हूँ। तो ये आप सिम्पटम मलेरिया के केसेस में आप एक मलेरिया एनीमिया का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या चीजें होता है, कॉजेस बाय हेमोलाइसिस। RBC के टूटने के कारण आपके बॉडी में HB की कमी हो जाती है, जिसके वजह से आप क्या हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको मलेरिया के पैरासाइट में 2 स्टेज बताया था, एक आपका एक्जो इरेथ्रोसाइटिक फेज, दूसरा आपको मैं बताया था इरेथ्रोसाइटिक फेज। एक्जो इरेथ्रोसाइटिक जो फेज था वो लीवर में कंप्लीट हो रहा था, और इरेथ्रोसाइटिक जो फेज था वो किस में कंप्लीट हो रहा था, RBC में। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब RBC रप्चर करती है, क्या करती है, तो RBC जब रप्चर करेगी तो आपके ब्लड में HB की कमी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो HB की जब कमी होती है ना, तो उसी के कारण आप एक एनीमिया का शिकार बन जाते हैं।
यही एनीमिया जो होता है, आप एक बीमारी तो ग्रसित थे ही, आप दूसरे बीमारी का भी कारण बन जाते हैं। आया समझ में? ये कारण कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये कारण इरेथ्रोसाइटिक फेज के दौरान ही आरबीसी रप्चर करते हैं, जिसके दौरान आपके ब्लड में एचबी का लेवल क्या कर जाता है। तो अगर आपको मलेरिया हुआ है तो अगर आप एचबी जांच कराएंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा का मतलब कि आपका एचबी का लेवल घट भी सकता है। अगर आप हायर कंडीशन में स्टेज में शो कर रहे हैं तो ना, वैसे भी नॉर्मली सी बात है, एचबी का लेवल तो घटना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे तो आरबीसी ही रप्चर करती थी। तो एचबी घटेगा कि नहीं घटेगा? तो मैं इसका वीडियो आपको अपलोड किया नहीं हूँ, अपलोड कर देंगे। उसका वीडियो मैं अपलोड करने वाला आज कल के वीडियो में वो अपलोड हो जाएगा। तो ये चीज जैसे कि आप एनीमिया हो गया, नेक्स्ट आपका हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब यह होता है जब ब्लड में ग्लोबिन की मात्रा क्या कर जाती है। हीमोग्लोबिन यूरिया होता है ना जी, ग्लोबिन प्रोटीन बढ़ने लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन यूरिया। तो उस केसेस में ये आपके ग्लोबिन मात्रा आने लगते हैं। तीसरा रेटिनल डैमेज। तीसरा क्या होता है? रेटिनल डैमेज। आपकी आंख जो होती है, रेटिना का मतलब रेटिना में जो आप रेटिना जहाँ से आपका किसी भी चीज को परसेप्शन पहचानना वहीं से कंट्रोल होता है ना। हमारे आई का सेंट्रल भाग के रीजन में बीच में पीछे पाया जाता है रेटिना रीजन, जहाँ पे रॉड सेल कोन सेल पाए जाते हैं जो कलर को पहचानने में सहायक होते हैं ना। तो रेटिना सेल अगर डैमेज हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो मलेरिया के केसेस में आप अंधे भी हो सकते हैं। समझ आया? तो अगर हम नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं कि देखिए लिखा है द स्पेसिफिक सिम्पटम ऑफ मलेरिया। मैंने आपको बोला था ना कि मलेरिया और अन्य फीवर के कुछ ऐसे सिम्पटम होते हैं जो सभी फीवर से, सभी पैरासाइट के इन्फेक्शन से मिलते हैं, लेकिन हमको स्पेसिफिक सिम्पटम जानना है ना, क्योंकि आपको मलेरिया को आइडेंटिफाई करना है ना। तो इसीलिए देखिए लिखा है द स्पेसिफिक सिम्पटम ऑफ मलेरिया सडन कोल्डनेस फॉलो बाई फीवर। जैसे कह रहा है सडन कोल्डनेस का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपको कपकपी स्टार्ट होगी ना, वैसे ही कपकपी स्टार्ट होगी। अब कपकपी के साथ जैसे ही आप शांत होंगे, ठंडा होंगे, तो आपका जो हाथ पैर होगा ना वो एकदम क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने का मतलब ये है कि आपकी जो भी साइज जहाँ पे है वैसे तरीका से क्या कर जाएगी? रुक जाएगी। उसी को हम रीगर बोलते हैं। एक बीमारी होती है रीगरमाटोसिस। रीगरमाटोसिस में होते क्या है कि जो ज्वाइंट होते हैं ना वो ऐसे सिकुड़ जाते हैं, जहाँ आप ऐसे खींचते रहोगे खिंचाएगा नहीं। तो यहाँ पर भी वही केसेज आ जाता है। मलेरिया के केसेज में जैसे ही ठंड से आप हटते हैं वैसे ही हाथ पैर क्या कर जाता है? सिकुड़ जाता है ना। हाथ पैर क्या कर जाता है? सिकुड़ जाता। ये मलेरिया की सबसे स्पेसिफिक क्या होती है? सिम्पटम होती है, सबसे मुख्य। अगर हम बात करते हैं आगे एंड देन फीवर, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? एंड स्वीटिंग लास्टिंग। और उसके बाद लास्ट में क्या, अगर बुखार उतरने लगे तो क्या आने लगता है? पसीना। पहले आपको कहने का मतलब ये है, पहले आपको ठंड बहुत तेजी से आएगा, ठंड जब उतरेगा तो आपका हाथ पैर सिकुड़ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आने लगेगा? बुखार। बुखार आने के उपरांत जब बुखार उतरेगा, टेम्परेचर जब उतरेगा तो क्या आने लगेगा? पसीना।
ना, मतलब मलेरिया के ही केसेज में पसीना वाला केसेज और आपके ठंडी वाला केसेज आता है। ये आपका स्पेसिफिक मलेरिया के केसेज में सिम्पटम होता है। अगर हम आगे बात करते हैं कि सर जी ये कितने दिन तक ले चलता है, तो फीवर एंड स्वेटिंग लास्टिंग 4 से 6 आवर। कितने घंटे तक? 4 से 4 से 6 आवर तक लिए ये केसेस चलता रहता है। ऐसे लगातार मतलब 4 घंटा में ऐसे कपकपी आई, बुखार आई, फिर उतरी, फिर चढ़ी, फिर उतरी, फिर ठंडी लगी, ऐसे केसेस ये चलता रहता है। और फिर इवनिंग 2 डे, कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। मतलब इन्फेक्शन होने के बाद जब आपको ये सिम्पटम दिखाई देने लगेगा तो ये स्टार्टिंग में 2 दिन तक ये ऐसे चलेगा। आएगी ठंडा, मतलब पहले ठंडा लगेगी, फिर आप हाथ पैर सिकुड़ जाएगा, हाथ पैर सिकुड़ने के बाद फिर बुखार आएगा, फिर बुखार उतरेगा, फिर स्वेटिंग आएगा, फिर वही कैसे ये 4 से 6 घंटा के बाद ऐसे केसेस होती रहेगा ना कंटिन्यू। कितने दिन तक ले? लेकिन ये जो 2 से 3 दिन का बात कर रहा है जी, एवरी 2 डे तक जो बात कर रहा है, ये किस केसेस में होता है? अगर आपको इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम के, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेली का इन्फेक्शन हुआ है तो आपको याद होगा कि प्लाज्मोडियम के 5 स्पेसीज मैंने लिखवाए थे, 5 स्पेसीज लिखवाए थे, जिसमें से ये भी 2 स्पेसीज है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली। तो इसका ये जो केसेज होता है ना 2 दिन तक ले चलता है, लेकिन एंड इवनिंग 3 डे कितने दिनों तक? 3 दिन तक किसकी चलती है? प्लाज्मोडियम। ये तो 3 हुआ। अगर हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेसीज की, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेसीज मलेरिया की कौन थी? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो था, देखिए कह रहा है कि कैन हैव ए रिकरेंट फीवर इवनिंग 36 से 48 आवर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस फीवर। ऐसे ये फीवर कितने घंटे तक जाती है? इवनिंग 36 से 48 घंटा के बाद आपको ऐसे बुखार आते रहेगा। जैसे कि मान लो तुम्हें मान लीजिए आपको 36 घंटा का मतलब कि 1.5 दिन हुआ ना जी, 1.5 दिन आपको बुखार आया, आप सोचोगे अरे यार अब बुखार ना आया होता का ठीक हो गया निका ना, तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये ठीक नहीं। फिर आपको उतने 36 घंटा या 48 घंटा के बाद फिर वो बुखार आपका आ जाता है। ऐसा क्या कारण होता है सर जी? तो इसका एक ही कारण होता है, जानते हैं? नोट पॉइंट, ये जो इसका एक कारण जो होता है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के जो स्पेसीज होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के जो पैरासाइट होते हैं, वो जैसे ही हमारे लीवर में इंटर करते हैं ना, तो वहां से जल्दी निकलते नहीं। अगर वहां से निकलता तभी तो हम ठीक होता ना, क्योंकि निकलता तो हमारे आरबीसी को रप्चर करता, आरबीसी को रप्चर करता तो वहां से निकल जाता मेरोजॉइड। अब मेरोजॉइड हमें पता चल जाता कि ये हमको बुखार है, हम दवा चलाते तो ठीक हो जाता। लेकिन ये करता क्या है कि कुछ ऐसे पैरासाइट इसके होते हैं जो